बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ और मुझे मालूम है कि काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से नहीं बना सका। और आज मैं आपके लिए जो बेटा वीडियो लेकर आया हूँ, जो टॉपिक में लेकर आया हूँ, वो हमारे पास है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। ये हमारा 21 या 21st चैप्टर है इंटर क्लास फिज़िक्स का। और इसके अलावा बच्चों मैं एसी सर्किट के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर बना लेता हूँ एक वीडियो। और इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। बच्चों, सॉलिड के बारे में बात हो रही है। हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई हमारे पास जो मैटर होता है उसकी हमारे पास 3 या 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास स्पेशली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर अपनी बात ख़त्म कर लेते थे। अब आगे जाके पता चला कि भाई सॉलिड के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, सॉलिड्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड और सख्त होते हैं, कुछ थोड़े से नरम होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और कुछ इनकी मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी बुनियाद पर सॉलिड्स को भी हम लोग 3 कैटेगरीज में लेकर आते हैं या उसको क्लासीफाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिर उसके बाद हमारे पास है एमोर्फस सॉलिड्स, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में बच्चों आपकी किताब के मुताबिक सबसे पहली जो हमारे पास हेडिंग है वो है एटॉमिक अरेंजमेंट। बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटॉमिक अरेंजमेंट जो होती है वो बहुत ही बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक रेगुलर पैटर्न पर होती है, जिसमें हमारे पास रिपीटिंग पैटर्न होता है और एक मखसूस हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जिसकी बुनियाद पर हमें जैसा मालूम है कि हमारे पास बेसिक 7 शेप्स हैं। जैसे हमारे पास ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, ट्राइगोनल है, हेक्सागोनल है, क्यूबिक है। तो एक मखसूस किस्म की शेप होती है, क्योंकि इसमें जो एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो बड़े ही एक, ये समझ लो कि बहुत एक रेगुलर पैटर्न पर होती है। तो उसकी वजह से बाकायदा हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप तैयार हो जाती है क्रिस्टल्स की। और ये इसकी सबसे पहले हमारे पास आ गई एटॉमिक अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, अब आपको मालूम है जैसे कि क्यूबिक के अंदर हमारे पास NaCl मिलता है, नमक जो है, सॉल्ट हमारे पास, तो उसकी जो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो क्यूबिक होती है। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर। बच्चों, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपके पास क्या होगा बेटा, वो मेल्ट होने लग जाएगा। मिसाल के तौर पर हम डायमंड की बात कर लेते हैं। अब डायमंड आप कहीं पर भी दुनिया में भर में कहीं से भी आप डायमंड उठाएं, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसी है, उसमें यकसानियत है उसके एटम्स के दरमियान। समझें कि हमारे पास वो लैटिस क्रिस्टल्स हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, स्पेसिफिक होगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके एटम्स के दरमियान में अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न पर है, जिस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट सेम रहता है बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजिडिटी पर। बेटा, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, वेल डिफाइंड इनका स्ट्रक्चर होता है, इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है बच्चों। और इसके अलावा क्या है कि इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एटम्स के दरमियान में, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग की वजह से ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं, और इस वजह से बेटा कोहेसिव फोर्स की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से बेटा ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकी ट्रांसपेरेंसी पर, आपकी किताब के मुताबिक, यानी कि इनमें कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो बेटा ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ। क्या होता है बच्चों? शफाफ। और ट्रांसल्यूसेंट का मायने हो सकते हैं उर्दू में नीम शफाफ। मतलब या तो ऐसा होगा बेटा कि इसमें से लाइट मुकम्मल तौर पर बच्चों क्या कहते हैं, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, गुजर जाएगी, पास हो जाएगी। या फिर क्या होगा, नीम शफाफ में क्या होता है कि लाइट का कुछ हिस्सा तो गुजर जाता है लेकिन कुछ हिस्सा दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि या तो ये बिल्कुल शफाफ होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, या फिर ये क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, यानी नीम शफाफ होते हैं। कुछ शफाफ होते हैं यानी कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक के दरमियान वाला जो हिस्सा है उसको हम नीम शफाफ या ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं बच्चों। इसकी एग्जाम्पल्स में कौन आ जाता है बेटा? इसकी एग्जाम्पल्स में अगर आप गौर करें तो यहां लिखा हुआ है डायमंड्स आ जाते हैं, सिलिकॉन आ जाते हैं, सॉल्ट आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि उसकी क्यूबिक होती है, ग्रेफाइट्स आ जाते हैं,
और इसके अलावा सिलिकॉन्स आ जाते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, सिलिकॉन कार्बोन्स आ जाते हैं, कार्बन ग्रेफाइट आ जाते हैं, और फिर इनकी मुख्तलिफ हेक्सागोन होता है, जैसे हमने पढ़ा है ग्रेफाइट के बारे में, या जैसे NaCl हमारे पास क्यूब में होता है। और इनके जो यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि क्रिस्टलाइन लैटिस जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा एक यूनिट जो तरीकेकार होता है ना बेटा उसका एटम्स का, वही पैटर्न रिपीट हो रहा होता है बार 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 बार, तो उसके हिसाब से बिल्कुल बाकायदा एक जैसी वो बिल्डिंग बन जाती है एटम्स की। इस वजह से हम इसको क्रिस्टलाइन लैटिस भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों अमोर्फस या एमोर्फस सॉलिड, या जिसको हम ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। बच्चों सबसे पहले तो एक बात याद रखना कि जिसमें लफ्ज आ रहा है ना एमोर्फस, मोर्फस के मायने होते हैं स्ट्रक्चर, शेप, और ए का मतलब है जिसकी कोई शेप ना हो, नॉट का वर्ड आ रहा है यहां पे, यानी नो शेप, नो स्ट्रक्चर। तो जिस तरह हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक बाकायदा शेप थी, रेगुलर पैटर्न था, इसमें वो रेगुलर पैटर्न नहीं होगा बल्कि इसका इर्रेगुलर होगा। वजह क्या है बच्चों कि इसके जो एटम्स की अरेंजमेंट है ना वो एक जैसी नहीं होती, कहीं पर बड़े क्लोज होंगे, कहीं पे क्लोज नहीं होंगे, दूर होंगे, फिर क्लोज होंगे, यानी कोहेसिव फोर्स भी कोई खास कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी, जिसकी वजह से इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक जैसी नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है। तो इसकी वजह से हम इसको अमोर्फस भी कहते हैं, यानी कि जिसकी शेप ना हो, यानी ऐसा सॉलिड जिसकी कोई खास शेप ना हो, टेढ़े मेढ़े से हों या कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स ना पाई जाएं, तो इसलिए हम इसको एमोर्फस कहा जाता है। अब एमोर्फस क्या होते हैं बेटा? एटॉमिक अरेंजमेंट के बारे में सबसे पहले मैंने लिखा है बच्चों कि ये रैंडम होते हैं, यानी शॉर्ट रेगुलर ऑर्डर होता है, मतलब एक रेगुलर ऑर्डर चल रहा होता है, लेकिन आप ये यकीन नहीं रख सकते कि आगे भी ऐसा चलेगा, हो सकता है आगे एकदम से वेरिएशन आ जाए उसके अंदर, फिर दोबारा एक रेगुलर पैटर्न चलने लगे, फिर दोबारा से उसमें चेंज आ जाए, तो उसमें यकसानियत नहीं पाई जाती उसके एटम्स के दरमियान में जो जोड़ होता है या बॉन्डिंग होती है। इस वजह से हम इसको रैंडम अरेंजमेंट कहते हैं एटम्स की। मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा इनका ग्रेजुअल होता है। अब देखें ना, मेरी बात खुद सोचें आप कि अगर एटम्स के दरमियान जो उनका जो एटम्स की जो बॉन्डिंग है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, भाई पहले बहुत ज्यादा क्लोज हैं फिर दूर हों, तो अगर आप उसको गर्म करना शुरू करेंगे तो आपको पता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट में तो अब वो जब आपकी हीट एक से दूसरे एटम्स तक पहुंच रही होगी तो बाजों का तो कोई दूर है कोई करीब है, कोई दूर है कोई करीब है, तो इसलिए तो ग्रेजुअली हो जाएगी। तो इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों? मैं आपको थोड़ा सा मिसाल के जरिए समझाता हूं। यहां पर मैंने लिखा था मेल्टिंग पॉइंट में कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी एक टेम्परेचर ले लो, आप ले लो 200 सेल्सियस ले लो, यानी ये कि पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपका डायमंड जो है वो मेल्ट होने लग जाएगा। मिसाल के तौर पर, सच में नहीं है सर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर क्या होगा, आपका डायमंड जो है बच्चों वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, या कोई भी आप एक इसमें से उठा लें, क्रिस्टलाइन में से, सॉलिड्स में से। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, मैंने यहां पे लिखा है कि जनाब ग्रेजुअल या ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। मिसाल के तौर पर अब इसमें क्या होगा कि भाई वो कहता है कि मेल्ट तो होगा, लेकिन कहां से कहां हो सकता है, 100 सेल्सियस से लेकर 300 सेल्सियस के दरमियान में कहीं भी हो सकता है। हो सकता है यहां मेल्टिंग हो जाए, यहां मेल्ट हो, यहां मेल्ट हो, यहां मेल्ट हो, यहां मेल्ट हो, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा, लेकिन वो पूरी आपको स्पेसिफिक एक पॉइंट नहीं बता सकेगा, बल्कि वो आपको क्या बताएगा, एक बाकायदा पूरी एक रेंज बताएगा कि इस रेंज में कहीं से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे छोटी सी बात और मैं बताता जाऊं, आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहां पे मेल्ट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप एग्जैक्टली एक नंबर बता दोगे कि भाई इतने सेल्सियस पर ये होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा भाई कि एमोर्फस जो है वो कहां पर उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो आप फिर एक पर्टिकुलर सेल्सियस नहीं बताओगे, एक टेम्परेचर नहीं बताओगे, बल्कि आप एक रेंज बताओगे कि भाई हो सकता है यहां से यहां तक में ये कहीं पर भी मेल्ट हो जाए, प्रोबेबिलिटी पाई जाएगी इसके अंदर। इसलिए बेटा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके बारे में लिखा गया है कि ग्रेजुअल होता है, ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। अच्छा, रिजिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी भी मैंने बताया बेटा कि इनके दरमियान कोहेसिव फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान होती है, तो बेटा इसलिए ये इतने ज्यादा रिजिड भी नहीं होते। देखो मैंने यहां लिखा है नॉट एज रिजिड एज क्रिस्टलाइन, यानी कैन बी बेंड, इसमें लचक भी पाई जा सकती है। अच्छा, इसके बारे में एक वर्ड और इस्तेमाल होता है कि ग्लासी सॉलिड्स होते हैं, यानी कि ये इनमें दो खुसूसियत, इसमें तो देखो बेटा ये इतना रिजिड था कि इसमें बेंडिंग नहीं हो सकती, इसको हम फ्लेक्सिबल नहीं होते, मोड़ नहीं सकते। लेकिन इसके बारे में कहा जा सकता है कि भाई ये बेंड भी हो सकते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी पाई जाती है, और ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते। ठीक है बच्चों, और इनको हम ग्लासी सॉलिड्स भी कह सकते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स भी कह सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि गिलास हीरे वाली क्वालिटी नहीं रखता, डायमंड वाली क्वालिटी नहीं रखता। ट्रांसपेरेंसी पे बात की जाए तो बेटा इसमें ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं
और ट्रांसपेरेंट नहीं भी हो सकते। मिसाल के तौर पर डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन, कि भाई आपकी कंपोजिशन किस तरह की जो आपने उसे मुरत्तब किया है, बनाया है, तो उसमें बेटा ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और फिर ओपेक भी हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास जनाब रबर है, रबड़ जो होती है, तो रबड़ तो बेटा ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो तो ओपेक होती है। इसी तरह से बच्चों क्या कहते हैं, हमारे पास हमारे टिश्यूज हैं, इंसानी बायोलॉजिकल टिश्यूज हैं, तो जनाब वो भी क्या कहते हैं, वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं थोड़ा सा, है ना, बेंडिंग हो सकती है उनमें, और वो ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते, वो तो ओपेक होते हैं। तो वो भी बेटा क्या कहते हैं, एमोर्फस में आते हैं, और उनकी बनावट भी अजीबोगरीब होती है। इसी तरह से हमारे पास गिलास है, तो गिलास भी दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है ट्रांसपेरेंट हो सकता है ओपेक हो बेटा। इसी तरह से आपके पास बेटा, और ये हमारे पास ऑब्सिडियन, ये भी ग्लास होता है, ग्लास ऑब्सिडियन होता है, ये भी एक मखसूस किस्म का गिलास या शीशा होता है, जिसको फिर हम लोग और ज़्यादा कंपोजिशन के जरिए फिर मुख्तलिफ चीज़ें इससे तैयार करते हैं। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चलते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स पर। बेटा पॉलीमेरिक का मतलब है कि जनाब इसमें लफ्ज़ पोली आ रहा है, पोली के माने होते हैं मेनी, यानी ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही फॉलो कर रहा होता है, लेकिन इसके अंदर एटम्स की एक बड़ी लंबी चेन होती है, या यूं समझ लो कि एक से ज्यादा एटम्स शामिल होते हैं और वो जनाब बनाकर फिर कोई एक कंपोजिशन बनाते हैं, इसलिए हम इसको पॉलीमेरिक कहते हैं। हम इनको ये भी कह सकते हैं कि ये पुअर क्रिस्टलाइन है, मतलब ये बिल्कुल क्रिस्टलाइन की तरह फॉलो तो कर रहे होते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर क्रिस्टलाइन जैसे नहीं होते, इनमें खुसूसियात क्रिस्टलाइन वाली नहीं होती। ठीक है बच्चों, इनमें ज्यादा रिजिडिटी भी नहीं पाई जा सकती, इनका ऑर्डर या इनकी जो शेप है वो मखसूस होती है, पर इतनी मखसूस नहीं होती जितनी क्रिस्टलाइन की होती है। हम उसकी शेप को बाकायदा कोई ज्योमेट्रिकल नाम नहीं दे सकते, ज्योमेट्रिकल शेप हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसका मतलब है इनकी जो शेप्स हैं वो जनाब क्रिस्टलाइन के मुकाबले में कम होती हैं और एमोर्फस के मुकाबले में ज्यादा, क्योंकि एमोर्फस का मतलब जिनकी कोई शेप ही ना हो, जबकि हमारे पास पॉलीमेरिक जो होते हैं उनकी कुछ ना कुछ शेप होती है, मगर क्रिस्टलाइन जैसी शेप नहीं होती बच्चों। तो मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा है कि पुअर क्रिस्टलाइंस होते हैं, और हमारे पास ये पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस है बेटा, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो नेचुरल होता है या सिंथेटिक होता है, यानी मैन मेड होता है, या तो क्या कहते हैं, ये जो पॉलीमेरिक्स हैं ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, या फिर हम लोगों ने बनाए कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशंस के जरिए बनाए जाते हैं। फिर वो मुख्तलिफ चीज़ें जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आएंगी इसमें। फिर एटॉमिक अरेंजमेंट कैसी होती है बेटा, इनकी लॉन्ग चेन रिपीटिंग यूनिट्स होता है, मतलब कि यूनिट्स रिपीट कर रहा होता है लेकिन उसकी बहुत लंबी चेन होती है, और अगर बहुत ज़्यादा लंबी चेन हो तो फिर वो अपनी शेप को बरकरार नहीं रख पाता, उसमें झोल आ जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पुअर क्रिस्टलाइंस हमारे पास हैं बच्चों। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, वेरी करता है, टिपिकली लोअर देन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मुकाबले में तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम ही होता है। लेकिन इसमें भी बेटा किस्में होती हैं, मतलब अगर आप प्लास्टिक की बात कर लें तो आपके पास तो प्लास्टिक कई तरीके की हो सकती हैं, तो हर प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। तो इसका मतलब है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्पेसिफिक नहीं होता, बल्कि वो चेंज होता रहता है, वेरी होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है बच्चों। ट्रांसपेरेंसी पे बात की जाए तो बेटा यहाँ भी मैंने यही लिखा है कि भाई ये ट्रांसपेरेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ओपेक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स में कौन आ जाता है बेटा, इसमें पॉलीथाइलीन आ जाता है, मतलब प्लास्टिक की बोटल्स, प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं बेटा वो पॉलीथाइलीन, ये हमारे पास किसके बाद पॉलीमेरिक होते हैं बेटा, ये कंपोजिशन के जरिए बनाया जाता है। फिर हमारे पास पीवीसी, आपकी बुक में लिखा हुआ है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या होते हैं बेटा, ये प्लास्टिक के पाइप्स या मार्कर को आप देख लें बेटा, ये जो मार्कर है देखें कितना रिजिड है, ये बिल्कुल रिजिड है, जबकि ये जो प्लास्टिक की बोतल है ये रिजिड नहीं है इतनी ज़्यादा, इनको हम दबा सकते हैं, भींच सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं इनको, तो ये इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इनके अंदर। लेकिन पाइप से जो मार्कर है ये बहुत रिजिड है, मैं इसको नहीं कर सकता इस तरह से। तो ये हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। इसके अलावा फिर यहाँ पे पॉलीस्टीरीन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, थर्मल कोल होते हैं, थर्मोकोल होते हैं। अब थर्मोकोल क्या होते हैं बच्चों, ये जो हम लोग अक्सर खाना पार्सल कराते हैं ना, तो फोम के बने हुए प्लेटें होती हैं, फोम के बने हुए बॉक्स होते हैं, या फिर हम नया कोई रेफ्रिजरेटर या टेलीविजन जब लेते हैं तो उसकी पैकिंग के अंदर आपको देखा होगा थर्मोकोल लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसको नुकसान ना पहुंचे, वो डैमेज ना हो। तो ये सब के सब भी पॉलीमेरिक कंपोजिशन है बच्चों। फिर इसके बाद और भी मैंने लिखे हैं, पॉलीएस्टर लिखा है, जिसमें जैसे कपड़े आ गए हमारे, पैराशूट के जो कपड़े होते हैं हमारे वो इसी में आते हैं। और फिर ये पॉलीप्रोपिलीन जो है, चिप्स वगैरह के जो रेपर्स होते हैं, और ये शॉपर्स जो हमारे शॉपिंग बैग्स वगैरह होते हैं, यानी कि हम पॉलीमेरिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी आजकल हमारे जो बर्तन हैं, प्लास्टिक के बर्तन आ रहे हैं, और जनाब क्या कहते हैं, यूँ समझ लें कि प्लास्टिक की शॉपर्स हैं, फिर हमारे जो प्लास्टिक की पाइप्स की फिटिंग हुई होती है,
प्लास्टिक की चेयर्स हैं, चिप्स के, टॉफीज के जो रेपर्स आते हैं, ये तमाम के तमाम पॉलीमेरिक्स के बने हुए। अच्छा बेटा, मैंने यहां पर एक चीज और लिखी थी मैंने यहां पर भी लिखा था जनाब के सम प्लास्टिक्स। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप तो कह रहे हैं कि पॉलीमेरिक सॉलिड्स जो हैं प्लास्टिक तो उसमें जाती हैं, फिर आपने यहां क्यों लिखा है? तो बेटा इसका मतलब है कि कोई खास किस्म की ऐसी प्लास्टिक्स मौजूद हैं जो पॉलीमेरिक नहीं है, बल्कि वो हमारे पास एमोर्फस में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कचकड़ा टाइप की कोई चीज ले लो जो गिलास से रिलेटेड होती है। अब बात देखो, आपने नोटिस किया होगा कि जो चीज दिख रही होती है गिलास यानी शीशे की बनी हुई, हर चीज शीशे की नहीं बनी हुई होती। आजकल इस तरह के शीशे भी आ रहे हैं कि वो लगता शीशा है लेकिन वो शीशा नहीं, वो प्लास्टिक का बना होता है जिसको हम कचकड़ा कहते हैं। तो वो इस तरह के जो शीशे से रिलेटेड जो हमारे पास प्लास्टिक्स है ना बेटा, सम टाइप्स, वो हमारी किस कैटेगरी में आती हैं? वो हमारी एमोर्फस सॉलिड्स में आती हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी हमारे पास प्लास्टिक की चीजें हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जैसे मेरे पास आप मार्कर इस वक्त देखें प्लास्टिक के हैं, तो वो हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स में आते हैं। तो बेटा ये 3 मजीद कैटेगरीज हैं सॉलिड्स की। हालांकि हमने तो सिर्फ पढ़ा हुआ है कि सॉलिड वो होते हैं जिनका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट शेप होती है, और जनाब क्या कहते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइटम्स होते हैं वो अपने ही मीन की तरफ बस वाइब्रेट करते रहते हैं और वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। लेकिन इसके अलावा फिर उनमें भी अगर गौर किया जाए तो सॉलिड भी हमारा 3 कैटेगरीज में स्पेशली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ गए और जनाब हमारे पास एमोर्फस सॉलिड्स आ गए और पॉलीमेरिक सॉलिड आ गए। फिर उनके बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बच्चों बेटा। और इसके बारे में मजीद आप पढ़िएगा, केमिस्ट्री की बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन फिजिक्स में भी अब ये टॉपिक्स आ चुके हैं। तो अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए माजरत, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।